तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिन लोगों ने इतिहास ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के वही सभी क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं इसमें इंक्लूड करके लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मॉडल पेपर के साथ साथ यहाँ पर सभी के उत्तर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन होने वाला है महामैराथन। ये वीडियो में आप लोगों को टोटल 20 ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप लोगों को पूरा अच्छे से आंसर याद करना है तो आप लोगों को बने रहना है लास्ट तक और देखते रहना है हमारा महामैराथन वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से पहले क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए, जैसे यह है बीए फर्स्ट ईयर का 2023 का मॉडल पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का। और यहाँ पर आप लोगों को अपना पेपर कोड ज़रूर मिला लेना है, क्योंकि यहाँ पर पेपर कोड यदि आप लोग नहीं मिलाएंगे तो आप लोगों का बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पेपर कोड से ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर भारत का और पूरे विश्व का सभ्यता पढ़नी है, यानी प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी खंडों से निर्देशनार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 घंटे का समय रहेगा और 75 नंबर रहेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन ए किस प्रकार से है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर अतिलहुत्री क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था 50 शब्दों में देना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एंशियंट आर्कियोलॉजी, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि हु कंपाइल्ड वेदास, यानी कि वेदों का संकलन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये जो भी एंशिएंट से हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सब हैं और सभी का आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि महामैराथन वीडियो होने वाली है। वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या थी, तो वैदिक आर्यों की प्रमुख आजीविका क्या क्या थी, आप लोगों को इसको आंसर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को पता ही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ हुई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन आया कि हड़प्पा नामक जो शहर था कहाँ पर था। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो मेसोपोटामिया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे वीडियो में अभी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, सीधा डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। फिर क्या है, मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, तो मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मिस्र जैसे आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिख देना है 50 शब्दों में। एटनवाद का मुख्य देवता कौन है, एटनवाद का मुख्य देवता कौन माना जाता है, आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जनक किसे माना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, आप लोग को जैसे पता होगा कि वेदों में किस वेद में कौन सा उल्लेख किया गया है। जैसे अथर्ववेद में है कृषि का, और जो सामवेद है उसमें जात पात बिरादरी वर्ण वर्ग ये सब बांटा गया है। और जो यजुर्वेद है ये मंत्रों का ग्रह है। तो यहाँ पर आप लोग को यजुर्वेद लिख देना है, मतलब अच्छे से। हम्मुराबी की विधि संहिता में कितनी धाराएं हैं, ये भी आप लोग को अच्छे से लिख देना है। अब देखते हैं सेक्शन बी, यानी कि खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 200 शब्दों में आप लोग को देना रहेगा यहाँ पर, और 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, यानी कि आप लोगों को यदि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वेदांग साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी वेदांग साहित्य क्या है और इसका संक्षिप्त परिचय देना है। तो किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करेंगे, आप लोग अभी आंसर देख लेना पूरा का पूरा। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए।
और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। आप लोग को और क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो उसमें भी देख लेना कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार का वर्णन वहाँ पर भी पूछा गया है। इसी से मिलता जुलता कभी कभी सिंधु सभ्यता की खुदाई में क्या क्या हुआ, सिंधु सरस्वती सभ्यता में क्या क्या मिला, ये भी पूछ लेता है। तो सभी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जैसे बनने वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ वैदिक संस्कृति के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया था आपको, देख लीजिए यहाँ पर मिलते जुलते क्वेश्चन कई सारे यहाँ पर बन चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि रामायण महाकाव्य में वर्णित नैतिक मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रामायण जो महाकाव्य है उसमें नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं उनका आप लोग को संक्षिप्त परिचय देना है, यानी कि 200 शब्दों में आप लोग को यहाँ पर छोटा सा एक परिचय यहाँ पर दे देना कि कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं 200 शब्दों में। अब देखते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों के योगदान की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों की क्या योगदान थी उनकी विवेचना करना है आप लोगों को। तो प्राचीन सभ्यता में नदी घाटी का ज़्यादा योगदान क्या था, आजीविका के लिए किया जाता, क्योंकि पानी मिल जाता था और वहाँ पर रहने का भी स्थान मिल जाता, साथ में कोई व्यापार होता था तो व्यापार भी नदियों के सहारे कर लेते थे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो विकसित हुई सभ्यताएँ वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। फिर क्या, सुमेरियन सभ्यता की जुगुरत का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी। जुगुरत क्या होता था, जैसे आप लोग मंदिर है, मंदिर की तरह से जुगुरत होता था तो उसी को जुगुरत कहा जाता था। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि जुगुरत किसे कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है, तो नील नदी को आप लोगों को शायद पता होगा कि नील नदी अफ्रीका में बहती है, मिस्र से होकर गुजरती है। तो मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता था, क्योंकि नील नदी के आसपास बहुत सारी बस्तियां होती थीं, बहुत सारे कबीले हुआ करते थे और उनसे उनका आजीविका हुआ करता था। उनसे मछली वगैरह जो भी जानवर जीव जंतु होते थे वहाँ पर पानी पीने आते थे, उनसे भी वो अपना भोजन तैयार कर लेते थे और व्यापार का भी वो साधन बन चुका था। इसलिए नील नदी मिस्र का वरदान माना जाता है। कन्फ्यूशियस के बारे में आप क्या जानते हैं, कन्फ्यूशियसवाद एक होता है तो उसी से कन्फ्यूशियस हैं ये, कन्फ्यूशियस के बारे में आप लोग को लिखना है। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आखिर है क्या, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो 500 शब्दों में देना है, ये प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है, एक प्रश्न है और 15 नंबर का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यदि आप लोग अच्छा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी पिछला सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, वैश्विक संपर्क पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अब यहाँ पर आप लोगों को 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। बहुत ही अच्छा, आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का 15 ये 10 वो और फिर 10 और, यानी कि 15 10 25 10 35 नंबर आप लोगों के एक ही क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। यदि आप लोग अच्छे से 5-6 पेज तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सुमेरिया सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी सुमेरिया सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन क्या है, इस पर किस प्रकार से प्रकाश डालना है। आप लोगों को सुमेरियन के सभ्यता, उनका सामाजिक जीवन कैसे था, धार्मिक जीवन कैसे था, उन लोग कैसे रहन सहन उनके लोगों का था, खान पान, उनके घर कैसे हुआ करते थे, भवन कैसे हुआ करते थे और वो किन लोगों की पूजा क्या करते थे। तो ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से लिख देना है। अब प्राचीन मिस्र के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मिस्र के धर्म थे कौन से थे, जैसे फराओं हुआ करते थे वहाँ पर और सब, तो इन लोगों की पूजा हुआ करती थी तो कैसे हुआ करते थे वो सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। फिर क्या है, कन्फ्यूशियस के जीवन वृत्ति एवं शिक्षाओं का वर्णन करना है। कन्फ्यूशियस से ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना, 3-4 पेज का बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है और आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। आप देख लीजिए, जैसे कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता था, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ चावल, रुई और गन्ने की खेती होती है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी, इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती थी। यहाँ पर एक लोगों को कष्ट भी होती थी, क्या होता था कि कभी कभी वर्षा काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती थी, इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था। पर क्या हुआ, साथ साथ में इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती गई और फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि वह इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दे दी गई और मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील पर ही निर्भर पड़ता था। तो ये था मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा गया था। इसका उत्तर आप लोग को मिल गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो असीरियन सैनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी ये आप लोग को यहाँ पर देख लेना बहुत अच्छे तरीके से कि क्या थी क्या नहीं थी, तो ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है।
और ये वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। असीरिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तैयार करके रख लेना है, एक दो बार पढ़ लेना है, बस आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा यदि आप लोग केवल समझ लें बस। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वैदिक काल में क्या धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थीं? तो जी हाँ दोस्तों, प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जैसे कि यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियाँ मिलती हैं वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक कालीन ऋषि संसार में विभिन्न प्राकृतिक स्वभावों को देखकर प्रभावित हुए व उनमें वे नैसर्गिक शक्तियों का अनुभव करते थे। इन नैसर्गिक शक्तियों को ऋषियों ने देवताओं की उपलब्धि मानकर देवताओं के विषय में उत्पन्न विभिन्न भावों को वाक्यों के रूप में परिणित कर दिया। इन पवित्र वाक्यों के द्वारा देवताओं की आराधना की जाने लगी। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म का जन्म हुआ। तत्कालीन समाज में यह माना जाने लगा कि तेज, शक्ति, ज्ञान व सत्य देवताओं के गुण है तथा वे बुराई को समाप्त, प्रकृति का नियम को नियमित, पापी को दंड व सदाचारी को पुरस्कृत करते हैं। ये किनके अंदर भावना जगी? समाज के अंदर। किसके? ईश्वर के प्रति। फिर उत्तर वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? यानी उत्तर वैदिक सभ्यता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है यार कि ये ऋग वैदिक काल के पहले या बाद में हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि उत्तर वैदिक काल आखिर है क्या। ये क्वेश्चन जितना आप लोगों को है इतना तैयार करके रखना है, आप लोगों के कम से कम 10 नंबर अच्छे से पक्के हो जाएंगे। ऋग वैदिक युग के पश्चात के काल को यानी उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि उत्तर में पहले होता है, पहले का क्या होता है? पूर्वोत्तर, और उत्तर होता है बाद का। तो उत्तर वैदिक युग कहते हैं। ऋग वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई थी पहले, जब मैंने आप लोग को बताया था शायद मंत्र वाला गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, तो शायद हमने यजुर्वेद बता दिया था, लेकिन यहाँ पर सामवेद होगा। अब इतना आप लोग अच्छे से देख लेना कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं अरण्यकों की रचना हुई। इस युग में आर्य सभ्यता सने सन यानी धीरे धीरे पूर्व एवं दक्षिण में फैली। प्राचीन आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत कब अपेक्षित हो गया था? आर्य संस्कृत का केंद्र अब कुरुक्षेत्र बन गया था। जो आर्य संस्कृत का केंद्र था वो अब क्या? कुरुक्षेत्र बन गया था। उत्तर वैदिक काल में हिमालय से विंध्याचल का मध्य संपूर्ण भाग आर्यों के प्रभाव में आ गया था। तो ये उत्तर वैदिक सभ्यता है। महाकाव्य काल की नैतिक दशा कैसी थी? तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि महाकाव्य काल की नैतिक दशा, इसका पता हमें तत्वयुग महाकाव्य और रामायण महाभारत से चलता है। महाभारत या रामायण में आदर्श समाज की स्थापना हेतु व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में नैतिक मूल्यों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। जैसे पिछले अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा यहाँ पर आप लोग देख लेना कि हड़प्पा कहाँ? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता पूरा ये कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। वही सिंधु सभ्यता कहलाया। सिंधु सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इससे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये क्या है? सिंधु घाटी। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अतः यह एक क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार में किसी की भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा यदि कोई है था सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट
टॉपिक पर जो नीचे के क्वेश्चन बचे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।